अस्सलाम वालेकुम। नेपाल के नौजवान 3 दिन में ही कामयाब हो गए। उन्होंने अपने मुल्क से उन सभी लोगों को ओहदे छोड़ने पर मजबूर कर दिया जो दिहाइयों से उन्हें धोखा देते चले आ रहे थे। उन्होंने वो तमाम इमारतें जला डाली जहां उनके ख्याल में उनके लीडर बैठकर नेपाल के वसाइल लूटने की सोच विचार किया करते थे। सोशल मीडिया पर पाबंदियों से शुरू होने वाले इन मुजाहिरों के रास्ते में पुलिस ठहरी न फौज। हैरत अंगेज तौर पर नौजवानों ने इस कामयाबी के बाद कोई मुतालबा ऐसा नहीं किया जो गैर हकीकी हो। उन्होंने दस्तूर को कायम रखा, निज़ाम की फौरी इस्लाह के लिए अपनी दादी की उम्र की सोशीला कर्की को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर नामजद कर दिया। ये नौजवान जिन्हें जनरेशन जी के नाम से जाना जाता है, सदर और फौज से बैक वक्त बात कर रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी राय देते हैं। वो नस्ल जिसे दुनिया भर की सियासत में नज़रअंदाज किया जा रहा था, वही सियासत को नया रुख दे रही है। नेपाल से पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में भी यही नौजवान सियासत को नए ढप पर ले आए हैं। उन्होंने कहीं भी इनकलाब बर्पा नहीं किया, दस्तूर के अंदर से रास्ता निकाला है। उन्होंने मुनज़्ज़म होकर पुरअमन रास्ता इख्तियार किया और जहां जहां मार धाड़ हुई वो हुकूमतों की अपनी गलती से हुई, क्योंकि पुराने सियासतदानों ने उन्हें बच्चे समझकर डराने की कोशिश की और आखिर में खुद डर कर भाग गए। तीनों मुल्कों की अफवाज ने उनके रास्ते में आने की कोशिश की, ना खुद इक़्तिदार संभाला। बांग्लादेश में फौज ने इक़्तिदार की तरफ अभी नज़र उठाकर देखा ही था कि इन नौजवानों ने शाइस्तगी से मना कर दिया। यही मामला अभी नेपाल में हुआ कि फौज ने उनके रास्ते में आने की बजाय उन्हें रास्ता देने का फैसला किया। पुलिस ने जो करना था कर लिया। फौज ने मामलात सियासी तौर पर सदर और नौजवानों के दरमियान तय होने दिए। नतीजे में नेपाल के हालात ठीक होने की तरफ गामजन है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में नौजवानों की चलाई हुई इन तहरीकों की नादिर खसूसियत है कि इनकी क़यादत किसी रवायती सियासतदान या सियासी जमात ने नहीं की। पहल तो ये पता भी नहीं चला कि इनको मुनज़्ज़म करने वाले कौन हैं, कहाँ हैं। जब मुज़ाकरात की बात चली तो खुद नौजवानों ने बाहमी मुशावरत से अपने में से चंद नौजवानों को आगे कर दिया। इस तरह बिल्कुल नई सियासी क़यादत सामने आई। लुत्फ़ की बात यह है कि इस क़यादत ने बराह रास्त हुकूमत लेने के बजाय साफ और शफाफ इलेक्शन पर इसरार किया। वो नौजवान जिन्होंने हुकूमतें बदल डाली, अपने मकासद के हुसूल के बाद वापस अपने अपने कामों की तरफ लौट गए। अलबत्ता इन तहरीकों के बाद सभी मुल्कों में शफाफियत बढ़ी, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन हुए या अब उनकी तैयारियां जारी हैं, और अदालतें जो अपनी खुद मुख्तारी छोड़कर हुकूमती आला कार बनती जा रही थीं, दोबारा आज़ादी से फैसले करने लगीं। इन तीनों मुल्कों में नौजवानों की तहरीकों ने कामयाबी के बाद हैरत अंगेज तौर पर अपनी नुमाइंदगी ऐसे लोगों को सौंपी जो गैर सियासी थे और साफ सुथरी जिंदगी गुजार चुके थे। श्रीलंका में तहरीक के बाद जो इलेक्शन हुआ, इसमें अनुराग कुमारा डेसानाइके मुंतखब हुए, जिनकी जमात पहले कभी हुकूमत में नहीं रही। बांग्लादेश में नौजवानों ने 85 बरस के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को निगरान वज़ीर आज़म बनवाया। अब नेपाल में सोशीला कर्की को निगरान वज़ीर आज़म बनवा रहे हैं, जिनकी उम्र 73 बरस है। ये सभी मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी, पेशावराना साख बनाई और रिटायरमेंट के बाद इत्मीनान से बैठ रहे। इन तीनों मुल्कों के नौजवानों को मुतहर्रिक करने में सोशल मीडिया ने अहम तरीन किरदार अदा किया। रवायती सहाफ़त की बजाय खुद इन्हीं नौजवानों ने ख़बरों के तबादले का ऐसा निज़ाम वज़ा किया जिसके बारे में रवायती मीडिया सोच भी नहीं सकता था। हुकूमतों ने इस निज़ाम पर काबू पाने के लिए हर जतन किया, तरह तरह के कवानीन बनाए, सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश की, इंटरनेट को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धरे का धरा रह गया और ये नौजवान अपना काम कर गए। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के नौजवानों ने जो काम किया है, उनसे पहले अरब नौजवानों ने त्यूनिस, मिस्र, लीबिया और यमन में 2010 से 2012 तक किया। अरब मुल्कों का रियासती निज़ाम इतना बेकायदा था कि एक हुक्मरान के जाते ही सब कुछ ढह गया। इसके नतीजे में ये सभी मुल्क जाबराना अमरीयत के नरगे में चले गए या अफरा तफरी का शिकार हो गए।
جنوب ایشیائی ملکوں کے نوجوانوں نے شاید اس تجربے سے سبق حاصل کر رکھا تھا۔ انہوں نے یہاں تحریکوں کے ذریعے دستوری ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، بلکہ اس کو شفاف بنانے پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ملکوں میں تحریک چلنے کے باوجود نظام کے اندر سے ہی تبدیلی کی راہ نکل آئی۔ نوجوانوں کی عمروں کا لحاظ رکھیں تو یہ غیر معمولی کارنامہ ہے جس نے دنیا میں دستوری اور جمہوری جدوجہد کا رخ متعین کر دیا ہے۔ ان تین ملکوں کے تناظر میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات ہونے لگی ہے کہ کیا یہاں ایسی کوئی تحریک چل سکتی ہے یا نہیں۔ اس سوال کا کوئی سنجیدہ جواب اب تک نہیں آیا۔ البتہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کے مخالف ہیں اس سوال کے جواب میں تانہ زنی پر اتر آتے ہیں، اور وہ جو تحریک انصاف کے حق میں ہیں اس طرح کی تحریک کے امکانات پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تحریک کب چل پڑے اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں ان تحریکوں کے آغاز سے 1 مہینہ پہلے تک ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نیپال میں تو 2 دن پہلے تک کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان ملکوں کے علاوہ انڈونیشیا میں محض اراکین پارلیمنٹ کی مراعات میں اضافہ طوفان کا سبب بن جائے گا کسی نے نہیں سوچا تھا۔ لہٰذا کسی بھی ملک میں کب اس طرح کی کوئی تحریک چل پڑے کسی کو پتہ نہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آخر اس طرح کی تحریک کی نوبت ہی کیوں آنے دی جائے۔ اگر پاکستان میں دستور کی حکمرانی ہو، شفاف الیکشن کے ذریعے حکومتیں وجود میں آئیں، کرپشن کے راستے بند ہوتے ہوئے دکھائی دیں، کوئی طبقہ یا کوئی ادارہ بالادست نہ سمجھا جائے اور عدالتیں خود مختار ہوں تو تحریک چل ہی نہیں پائے گی۔ اگر حالات اس کے برعکس رہیں تو پھر ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہاں، ایک حوالے سے پاکستان کے سیاسی حالات نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے ضرور مختلف ہیں۔ ان تینوں ملکوں میں نوجوانوں کے سامنے کوئی قابل اعتماد سیاسی رہنما موجود نہیں تھا، اس لیے ان کی تحریکیں بغیر کسی قیادت کے چلیں اور تحریک سے باہر کے کسی شخص کی حکومت قائم کرنے پر ختم ہوئی۔ پاکستان میں عمران خان جنریشن زی یعنی نوجوانوں کے لیے قابل اعتماد رہنما کے طور پر موجود ہیں۔ عمران خان کی وجہ سے ہی پاکستان میں پچھلے 3 برسوں کے دوران جاری سیاسی کشمکش دستوری حدود سے باہر نہیں نکلی۔ حکومت نے اس عرصے میں سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہر قسم کا جبر آزما کر دیکھ لیا ہے، لیکن عمران خان کی وجہ سے نوجوان سیاسی کارکن ہتھے سے نہیں اکھڑتا۔ اگر عمران خان اس نظام سے مسلسل باہر رکھے جاتے ہیں یا وہ خود ہی اس نظام سے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر واقعی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کیا ہو جائے۔ شکریہ۔